हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 फरवरी को हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ऑन फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन अमॉन्ग स्टेट। इसमें हम फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन स्कीम की बात करेंगे, वर्टिकल डिवॉल्यूशन की बात करेंगे और हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन की बात करेंगे। आर्टिकल 280 की बात करेंगे, फाइनेंस कमीशन के बारे में चीज़ें डिस्कस की जाएगी और इश्यूज रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेशली सदर्न स्टेट के इशू की बात करेंगे। पूरा प्री और मेंस के सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। ये आर्टिकल वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। वुमेन से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे किस तरीके से ख़त्म किया जाए और रिसेंटली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या वर्डिक्ट दी है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। आप इसे एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। 1 में GS 1 में तो आता ही है वुमेन से रिलेटेड, 2 में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पॉलिटी में भी पूछ सकता है, और 4 में एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एथिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये सारे एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के पेपर में। इनफैक्ट ऐसे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है महिलाओं के ऊपर, वहाँ भी यूज़ हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों आर्टिकल होंगे, दोनों डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराएंगे आपको। बहुत सारे टेस्ट होंगे जो UPSC के लिए 2024 के लिए हो रहे हैं, वो सारी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ऑन फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन अमॉन्ग स्टेट्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इसके अलावा इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर चर्चा की जाएगी। मेंस में ये वाला एस्पेक्ट आपको पूछा जा सकता है, तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलिटी का। स्टैटिक भी कवर होगा और करंट भी कवर होगा। शुरू करते हैं, समझते हैं न्यूज़ में क्यों है कॉन्टेक्स्ट। Various opposition ruled states, especially from South India, have claimed that they have not been receiving their fair share as per the present scheme of financial devolution। जो प्रेजेंट स्कीम ऑफ फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन है उसके हिसाब से जो साउथ के स्टेट्स हैं, स्पेशली जो अपोजिशन पार्टी रूल कर रही है, उनका ये कहना है कि जो अभी फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन स्कीम है वो सही नहीं है, उनके लिए फेयर नहीं है। जितना वो टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं केंद्र सरकार को, सरकार उतना पैसा भी रिटर्न नहीं कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, सही नहीं हो रहा है सदर्न स्टेट्स के साथ। अब समझते हैं, ये हमारा कंटेक्स्ट हो गया। अब मेन जो चीज़ है इसमें क्या है, फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन स्कीम। फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन होता क्या है, जितना भी टैक्स आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन वर्टिकल हो सकता है और हॉरिजॉन्टल हो सकता है। वर्टिकल कैसा होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी नेट टैक्स प्रोसीड्स हैं 100 रुपीज़, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। केंद्र सरकार को कुछ परसेंटेज मिलता है, राज्य सरकार को कुछ परसेंट मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवॉल्यूशन। अब 40% मान लो पूरे राज्य सरकार को मिल गया, तो सारी राज्य सरकार, बहुत सारे राज्य हैं तो उनमें 40% को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वो होता है स्टेट टू स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन। ये टर्म्स याद रखिएगा, आसान हो जाएगा। वर्टिकल डिवॉल्यूशन होता है और हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन होता है। अब ये जो डिसाइड करने के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए होंगे कि राज्यों को कितना देना चाहिए, या एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या डिफरेंस है और उसको हमें कितना रेवेन्यू या फिर कितना पैसा देना है, ट्रांसफ़र करना है। इस फॉर्मूले को डिसाइड करने के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, जो आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन स्कीम कहलाती है। और इसी में जो है फेयर शेयर ना मिलने की
बातें कौन कर रहा है? जो साउथ के स्टेट हैं, जनरली इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट जितने भी होते हैं, उनको जितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेस के थ्रू, उतना रिटर्न उन्हें नहीं मिलता है। ठीक, तो ये थोड़ा पोलराइजेशन वाला भी इशू है, नॉर्थ साइड डिवाइड वाला भी इशू है, और जनरल इशू भी है। कुछ मतलब प्रॉब्लम है भी, रियल में भी प्रॉब्लम है, और वो सारे इश्यूज पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस कौन से हैं, कौन से टैक्स होते हैं जो कि शेयरेबल होते हैं। सारे टैक्सेस शेयरेबल होते हैं क्या? ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट वर्ड मैंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑल द टैक्सेस आर शेयरेबल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक, कौन से नहीं होते हैं? सेस एंड सरचार्ज, ये आपको याद रखना है। सेस और सरचार्ज जो केंद्र सरकार लगाती है, वो केवल केंद्र सरकार, इससे होने वाला जो रेवेन्यू है वो केवल केंद्र सरकार को ही मिलता है, उसे स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है। बाकी कौन कौन से टैक्सेस शेयर किए जाते हैं? कॉरपोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी, इस तरह के टैक्सेस जो है क्या करते हैं सरकार, इससे जितनी भी नेट टैक्स प्रोसीड आती है, नेट टैक्स प्रोसीड मतलब जितनी भी ग्रॉस प्रोसीड्स है माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो इस टैक्स को लगा के लेने में जितना भी कॉस्ट लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट टैक्स प्रोसीड्स बोलते हैं। जितनी भी नेट टैक्स प्रोसीड्स आई है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। कौन करता है? तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ, फाइनेंस कमीशन करता है। और उसके अलावा फाइनेंस कमीशन ग्रांट इन एड भी देता है ना। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनको और मदद की ज़रूरत होती है, उन्हें ग्रांट इन एड भी प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिकल 275 में ग्रांट इन एड की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और प्रेसिडेंट इसे कॉन्स्टिट्यूट करता है। सारे मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कितने मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में? 5 मेंबर। एक होता है चेयरमैन, बाकी 4 अदर मेंबर्स होते हैं। द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 में क्वालिफिकेशन की जो कंडीशंस हैं वो सारी दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस, जितने भी मेंबर होंगे, क्या उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब जो है इस एक्ट में दिया हुआ है। रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। हमेशा याद रखें प्रेसिडेंट ही करता है, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट लिखा है, लेकिन आपको आर्टिकल क्वेश्चन में आता है तो आपको प्रेसिडेंट ही लगाना है, ऐसा नहीं करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में दिया हुआ है सिर्फ वही ट्रू है, बाकी जगह जो भी है ना, मतलब बिल्कुल केंद्र सरकार ही सब कुछ करती है, पर हर जगह प्रेसिडेंट लिखा होता है ना, तो मानना उसी को सही होगा। ठीक, तो प्रेसिडेंट जो है ना, अभी रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनागरिया। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? NK सिंह। याद है क्या कुछ पुरानी वंस अपॉन अ टाइम ये सब पढ़े थे? ठीक, कोई बात नहीं। अब समझते हैं व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ एलोकेशन, किस तरीके से, कौन सा फॉर्मूला निकालते हैं जिससे ये एलोकेशन किया जाता है। तो वर्टिकल जो डिवॉल्यूशन है 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से वो कितना था? 41%। इसका मतलब जितना भी डिविजिबल पुल है 100 रुपये है, उसमें से 41% किसके पास जाएगा? स्टेट के पास। अब 41% जो भी पैसा है वो स्टेट में बटेगा। तो हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया और वर्टिकल क्राइटेरिया दोनों अलग अलग होते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ देख लेते हैं इस डब्बे में। ठीक ये 15th कमीशन है, इसका क्राइटेरिया देखते हैं। 2021 से 26 के बीच में ये मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और अभी ये इस 5 सालों के लिए बनाई गई है। इन 5 सालों में ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इनकम डिस्टेंस देखें तो 45% है। पॉपुलेशन सेंसस 2011 15%, एरिया 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12% और टैक्स एफर्ट 2.5%। ठीक, तो ये क्या है? हमारा क्राइटेरिया है जिसके थ्रू स्टेट में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनकम डिस्टेंस की बात करें तो इनकम डिस्टेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो स्टेट जिसकी पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, यहाँ पर हरियाणा है, तो उससे जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना पीछे होंगे, सबसे पीछे बिहार है, तो जितना आप पीछे होंगे उतना पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। और उसका
टोटल जितना भी पैसा है उसका टोटल पैसा का 45% हम इनकम डिस्टेंस के लिए निकाल लेंगे। मतलब 100 रुपये है, 100 में से 45 रुपये सारे स्टेट के लिए इनकम डिस्टेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इस 45 रुपये में किसको सबसे ज़्यादा मिलेगा? बिहार को, यूपी को। सबसे कम किसको मिलेगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्योंकि एकदम पास में है ये हरियाणा के, इनकी पर कैपिटा ऑलमोस्ट सेम है हरियाणा से। ठीक, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से इनकम डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। और इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो किसके फेवर में ज़्यादा पैसा मिल रहा है? यूपी, बिहार या जितने भी पिछड़े स्टेट्स हैं, बीमारू स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग एमपी। नेक्स्ट क्या है? पॉपुलेशन 2011। पहले 1971 पॉपुलेशन ली जाती थी, क्योंकि उस समय जो पॉपुलेशन थी वो फ्रीज करके रखा है 1971 को, है ना। उस समय पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा थी नहीं। तो बाकी स्टेट्स ने, जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जिनका बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने टोटल फर्टिलिटी जो रेट है उसको कम किया है, उनको नुकसान होगा, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर पैसा मिलेगा तो। क्योंकि साउथ के जो स्टेट्स हैं उन लोगों ने बढ़िया काम किया, तो उनको पनिशमेंट कर रहे हो आपकी पॉपुलेशन कम है, इसलिए 1971 पॉपुलेशन लिया जाता था। लेकिन पिछले बार जो फाइनेंस कमीशन था उसने 2011 की जो सेंसस थी उसके हिसाब से पॉपुलेशन कंसीडर किया है। यार ग्राउंड रियलिटी भी तो देखनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो पैसा तो ज़्यादा डिवॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा होगी उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। 15% जो मनी है वो पॉपुलेशन के खाते में चला गया। इसके बाद इसको काउंटर करने के लिए फाइनेंस कमीशन ने, एनके सिंह ने, एक और जो है क्राइटेरिया रखा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस किसका अच्छा होगा? सदर्न स्टेट्स का, या जो भी डेवलप्ड स्टेट है उनका। ठीक, तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जिसका अच्छा होगा उसको 12.5% के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। तो ये 2011 करने के लिए ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के थ्रू सदर्न स्टेट्स को बेनिफिट पहुंचाया गया। नेक्स्ट है एरिया। एरिया की बात करोगे तो जो स्टेट्स हैं यूपी, राजस्थान, एमपी, इनको ज़्यादा पैसा मिलता है, और इसका कितना है? 15%। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हिली एरियाज़ हैं खासकर, उनको भी तो पैसे की ज़रूरत है ना। तो वो पिछड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे? फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी से। भाई इस समय कार्बन सिंक बन के बैठे हैं वो, तो उन्हें भी तो पैसा मिलना चाहिए। तो वो अब एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट वो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको 10% दिया गया है। टैक्स एफर्ट और कंप्लायंस के लिए, ठीक है, जिनका बहुत अच्छा जो है टैक्स एफिशिएंसी है, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, उसका 2.5%। ये दो क्राइटेरिया छोड़ दिए जाएं ये डेवलप्ड के लिए, तो बाकी सारे क्राइटेरिया देखोगे तो बीमारू स्टेट या फिर ऐसे स्टेट्स जो कि डेवलप नहीं हैं उनके तरफ टिल्टेड है। पॉपुलेशन 2011 में यूपी बिहार, इनकम डिस्टेंस यूपी बिहार, एरिया यूपी बिहार महाराष्ट्र। ठीक, तो ये तीनों के तीनों जो है किस साइड टिल्टेड है? जो पिछड़े स्टेट्स हैं, और यही जो डेवलप्ड स्टेट है उनका दुखड़ा भी है। ठीक, अब इशू के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला इशू जो जेन्युइन इशू है ना, जस्ट बिकॉज कि अपोजिशन रूल स्टेट बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल लिखते। जो जेन्युइन इशू है फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन स्कीम में, वो क्या है? यार ये सेस एंड सरचार्ज है ना, ये सरकार बहुत लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि उनको पता है केंद्र सरकार को कि इसे राज्यों को देना ही नहीं पड़ेगा, तो यही लगाओ, इसी से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसी से रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा शेयर नहीं करना पड़ेगा और केंद्र सरकार इसका यूज़ कर सकती है। अगर अभी देखें हम तो यूनियन गवर्नमेंट ऑलमोस्ट अराउंड 23% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीप्ट्स जो रिसीव कर रही है वो सेस एंड सरचार्ज से है। मतलब रेवेन्यू 100 रुपये आ रहा है, उसमें से 25 रुपये रेवेन्यू तो आपने बाहर ही कर लिया, अपने जेब में डाल लिया। अब 75% रेवेन्यू बचा। अब इसको आप बोल रहे हो डिवॉल्यूशन करो, उसमें भी राज्य को कितना 40% मिल रहा है और केंद्र सरकार को 60%। लेकिन सारी चीज़ें करता कौन है? राज्य तो करता है। इम्प्लीमेंट कौन करता है? जितनी भी स्कीम बनाती है राज्य करता है, उनको पैसा तो चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें इस स्टेट के लिए फेयर नहीं है। ये सारे स्टेट के लिए फेयर नहीं है। सेस एंड सरचार्ज लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा सेस एंड सरचार्ज लगा के जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के साथ गलत कर रही है। इसको कम करना चाहिए, टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए, और या फिर सेस एंड सरचार्ज को भी इंक्लूड करना चाहिए शेयरेबल टैक्सेस में, डिविजिबल पूल में। ठीक, अगर आप देखोगे बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से 2024-25 का बजट एस्टिमेट 38 लाख करोड़ है और स्टेट को केवल
12 लाख करोड़ मिलने वाला है। तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास जो है ओवरऑल पैसा मिल रहा है। टोटल रिसीट्स का 32% राज्यों को मिल रहा है। तो ये धोखा है 41% जो हमें दिख रहा है, क्योंकि सेस एंड सरचार्ज बहुत बड़ा अमाउंट जो है इसमें कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्या है, जो स्टेट्स हैं हर 1 रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें उनको 1 रुपये से कम मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, ये अपन डब्बे में देखेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र है, उनको हर 1 रुपये कंट्रीब्यूट करने में कितना रुपया वापस मिलता है, 0.08। कर्नाटक हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सारे स्टेट्स में 1 रुपये टैक्स दे रहे हैं केंद्र सरकार को, उन्हें कम मिल रहा है। तो यही तो इनकी कंप्लेंट है। बिहार को देखो 7 रुपये मिल रहा है, यूपी को देखो 3 रुपये के आसपास, 1 रुपये दे रहे हैं और रिटर्न में केंद्र सरकार से 7 आ रहा है। ठीक, तो ये भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यार जो अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं उनको पैसे का ज़रूरत है, जो डेवलप्ड हो चुके हैं वो तो अपना सस्टेनेबल है ना। जस्ट लाइक हमारे घर में होता है, जो वीक होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसकी डिमांड ज़्यादा पूरी की जाती है। तो यहाँ पर भी बिहार और यूपी को बहुत पैसा मिलता है, बीमार स्टेट्स को ज़्यादा पैसा मिलता है, ताकि इनका भी डेवलपमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, जो पिछले 2 फाइनेंस कमीशन है उसको अगर देखेंगे तो सदर्न जो स्टेट्स हैं उनको जो है कम पैसा मिल रहा है। लगातार जो है उनका जो पैसा है वो गिर रहा है। ये देखो, ये है हमारे 14 और 15 FC का। ठीक, केरला का गिर रहा है और तमिलनाडु का गिर रहा है। ठीक, और उसके अलावा कर्नाटक का। तो जो जितने सदर्न स्टेट्स हैं, पिछले 2 फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं उसमें इनको जो डिविजिबल पुल में इनका जो अमाउंट है वो गिर रहा है, इसलिए थोड़े ज़्यादा निराश हैं। ठीक, तो ये हमारे 3 इश्यूज़ हो जाएंगे। इसमें वे फॉरवर्ड दिया हुआ है, लेकिन इसका जो वे फॉरवर्ड है बहुत ही सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल कैसा है, अरे सरचार्ज और सेस को कम कर दो, ठीक है, उसके बाद जो डिविजिबल पुल है उसको बढ़ाओ, टैक्स बेस बढ़ाओ, रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ। ठीक, इसके अलावा क्या बोल रहा है, कुछ क्राइटेरिया हैं जैसे कि इनकम डिस्टेंस, इसको कम कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब कोई भी बोल सकता है। ठीक, ये एकदम फालतू का है जितने भी इसमें यहाँ पर सॉल्यूशंस लिखे हैं। ठीक है, फेयर सॉल्यूशन इसके जो है अभी आएंगे आर्टिकल और भी, तब हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हमारा ये आर्टिकल था। होपफुली सारा चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1, GS2, GS4 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये आर्टिकल है। वुमेन के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट वर्डिक्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे, तो इसलिए TS2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी वाला पोर्शन आ गया, वर्डिक्ट आ गई। GS1 में वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इशू और डिस्क्रिमिनेशन मतलब GS4 एथिकल इशू। तो 1, 2 और 4 ये चारों पेपर में पूछा जा सकता है, और चारों पेपर में आप ये जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे इसे यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट ऐसे की बात करूँ, एक ऐसे महिलाओं से रिलेटेड पूछा ही जाता है, भले ही फिलोसॉफिकल ऐसे क्यों ना पूछें, लेकिन वुमेन हमेशा जो है ऐसे में सेंटर पॉइंट पे रहती है। अगर आप देखोगे पिछले कुछ साल में तो कम हो गया है, लेकिन पहले लगातार एक न एक ऐसे आपको वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आता था, तो आप ऐसे में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। प्री के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। शुरू करते हैं आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ कम आउट heavily against another archaic idea with patriarchal overtone by observing that rules which penalizes वुमेन एम्प्लॉयज़ फॉर गेटिंग मैरिड आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली वर्डिक्ट दी है, कहा है कि वो सारे रूल्स जो कि एम्प्लॉयड महिलाओं के शादी करने में उन्हें पेनलाइज करते हैं, ये सारे रूल्स क्या हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ठीक, मतलब अगर महिला शादी कर लेती है तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। ऐसे जो रूल्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, असंवैधानिक हैं। इट्स अ ब्लेटेंट एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। लड़कों के साथ होता है क्या, नहीं होता, उन्हें तो और जो है थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है शादी के बाद, है ना। थोड़ी बहुत इज्जत जो लड़कों की है अभी के समय में वो शादी के बाद ही बढ़ती है, एटलीस्ट एक घर से। लेकिन महिलाओं के साथ थोड़ा इशू है ना, उसे दोनों घर में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जॉब के साथ जो है उन्हें घर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। ठीक, तो ये एक प्री ऑक्यूपाइड नेशन है, ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट
बताता है कि आप जॉब भी कर रहे हो तो भी आपको घर का तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा बहुत सारी ड्यूटीज़ भी होती है, मदरहुड ड्यूटीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि अगर इसकी शादी हो गई तो ये क्या होगा, इसकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे घर भी संभालना पड़ेगा, इसे बच्चे भी संभालने पड़ेंगे, तो ये अच्छा काम नहीं कर पाएगी। ये प्री ऑक्यूपाइड नोशन है और इसलिए इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में कि भाई अब आप शादी हो गई, अब आप जा सकते हैं। इसके अलावा और भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ देना पड़ता है, 6 महीने की छुट्टी देना पड़ता है और पेमेंट भी देना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में कोई क्यों रखेगा? कोई कंपनी वाला ये सोचेगा यार 6 महीने तक कुछ काम भी नहीं करेंगे, इनको पैसे भी दो, तो ये तो लाइबिलिटी है। ऐसे में महिलाओं को शादी के बाद जनरली टर्मिनेट कर दिया जाता है इन्हीं रीज़न से। पर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि मैटरनिटी लीव तो दे रहे हो लेकिन पैटर्निटी लीव नहीं दे रहे हो, फादर की कोई जिम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं की जा रही। तो हमारा जो सोसाइटी ऐसा अगर हम देखें तो पूरा सोशल कंडीशनिंग पेट्रियार्की के अराउंड है। हम वुमेन एम्पावरमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन अभी भी सोशल कंडीशनिंग बदलना नहीं चाहते, और उसमें ये जो रूल है वही ये सारी चीज़ें दर्शाता है। ठीक, ये जो रूल है पेट्रियार्कल रूल है, इट अंडरमाइंस द ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जो रूल है ये ह्यूमन डिग्निटी को अंडरमाइन करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो राइट है उसको अंडरमाइन करता है और फेयर ट्रीटमेंट को अंडरमाइन करता है। जो ऑब्जर्वेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन से केस में किया है? सेलिना जॉन केस, जो कि एक फॉर्मर लिeutenant थी एंड परमानेंट कमीशन ऑफिसर थी इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिन्हें मैरिज के बाद टर्मिनेट कर दिया गया 1988 में। ठीक, उसके बाद से वो केस लड़ रही हैं। उन्होंने लोअर कोर्ट में जो केस था वो लड़ा, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में उनके फेवर में जो है जजमेंट दिया, और सरकार जो है इस जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ही गलत रूल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उन्हें 60 लाख का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आप पैसे दीजिए उनको 60 लाख 8 हफ्तों के भीतर। ठीक, तो कोर्ट ने ये भी माना है कि इस तरह के जो रूल्स हैं वो केवल महिलाओं के लिए हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है और ऐसे रूल्स नहीं होना चाहिए। इवन जहाँ पर रूल्स नहीं है वहाँ भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही है। मतलब आप कॉमन ऑफिसेस देखेंगे तो वहाँ पर भी रूल्स नहीं बनाए गए हैं लेकिन प्रैक्टिसेस इसी तरह की है। महिलाओं को जैसी जॉब लग जाती है उन्हें टर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में जो छोटे MSME एंटरप्राइजेस हैं वहाँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आर्मी की बात करें तो आर्मी में जेंडर पैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा महिलाएं लड़ रही हैं। परमानेंट कमीशन बड़ी मुश्किल से उन्हें मिला है 2020 और 21 में। ठीक है, कॉम्बैट रोल में अभी भी बेचारे बड़े मुश्किल से एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो महिलाओं को अभी भी आर्मी में उतना जेंडर पैरिटी नहीं मिल रही है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक, लेकिन आर्मी ने आश्वासन ज़रूर दिया है कि धीरे धीरे वो महिलाओं को भी इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करेंगे जैसे वो पुरुष को कर रहे हैं, लेकिन एक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। सिविलियन स्पेसेस में भी महिलाओं की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनसे जॉब इंटरव्यूज़ में बड़े अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा उनसे पूछा जाता है शादी कब करने वाली हो, मदरहुड के बारे में आपको क्या लगता है, इस तरह के सवाल हमेशा उनसे पूछे जाते हैं। अगर आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखोगे तो वो रिसेंटली 19% के आसपास है, 2023 का डेटा। और अगर बैरियर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ के जो हैं बैरियर्स, इसको अगर आप बात नहीं करेंगे, इसे ख़त्म नहीं करेंगे तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने लिए, देश के लिए, एज अ कंट्री, GDP के लिए, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि लेबर फोर्स अगर आधी काम ही नहीं करेगी, घर में बैठी रहेगी, कुछ नहीं करेगी, तो GDP कैसे बढ़ेगा भाई? ठीक है, तो ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैसे होगा? तो GDP के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। इनफैक्ट अगर हम लड़कियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हो सकते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर टॉयलेट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हमें विलेज एरियाज़ में देखने को मिल रहा है। UN जेंडर स्नैपशॉट 2023 की रिपोर्ट का यहाँ पर हवाला दिया है, जिसमें कहा है कि बहुत ही ग्रिम पिक्चर इसमें दर्शा रहा है। ग्रिम मतलब बहुत डरावनी पिक्चर दर्शाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जेंडर पैरिटी में अभी दुनिया बहुत पीछे है। और अगर हमने
कोर्स करेक्शन नहीं किया तो अगली जनरेशन भी मैक्सिमम टाइम अपना घर पे रहेगी, खाली बैठेगी और कोई काम नहीं करेगी, लीडरशिप रोल उन्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है अगर हमने काम नहीं किया जेंडर पैरिटी पे तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है और बाकी जो सिविलियन स्पेस है उसको भी क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि वर्क प्लेस जो है एनेबलर होना चाहिए, हर्डल नहीं होना चाहिए। आप इस तरह के जो रूल हैं, जो प्री ऑक्यूपाइड नोशन है आपके दिमाग में कि महिला की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो काम नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके, है ना, महिलाओं को एम्ब्रेस करना चाहिए एज अ एम्प्लॉय, है ना, आफ्टर मदरहुड। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।